अरब सागर की लहरें उस रात कुछ ज्यादा ही बेचैन थीं। ओशन क्वीन नाम का भव्य क्रूज शिप अपने पूरे शान से पानी चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रंग बिरंगी लाइटें, संगीत की धुनें और नाचते गाते यात्री, सबको लग रहा था मानो जिंदगी एक सपनों का सफर हो। इसी क्रूज पर थे आरव और अनामिका, नवविवाहित जोड़ा। उनकी शादी को अभी बस 5 दिन हुए थे। शहर के शोर शराबे से दूर यह हनीमून उनके लिए किसी सपने जैसा था। डेक पर खड़े होकर अनामिका समुद्र को देख रही थी। हवा में उसके खुले बाल उड़ रहे थे। सफेद गाउन उसके गोरे बदन पर ऐसा लग रहा था मानो चांदनी जमीन पर उतर आई हो। पीछे से आकर आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगर हवा ने तुम्हें छुआ तो मुझे जलन होगी, तुम सिर्फ मेरी हो, अनामिका ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा। पागल हो तुम, हवा से भी जलते हो? आरव ने उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। अनामिका की सांसें तेज हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा और समुद्र की गहरी आवाज थी। दोनों उसी पल एक दूसरे की दुनिया में खो गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक रात के आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और समुद्र की लहरें दैत्य की तरह उठने लगीं। क्रूज जहाज हिलने लगा। लोगों की चीख पुकार गूंज उठी। आरव ने अनामिका का हाथ कसकर पकड़ा। डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन तभी एक विशाल लहर ने जहाज को झकझोर दिया। लोग इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी मच गई। कप्तान लाइफ बोट्स नीचे उतारने लगा। आरव और अनामिका भी भागे, लेकिन धक्का मुक्की में वे फिसलकर जहाज से नीचे समुद्र में जा गिरे। काले पानी में तैरते हुए अनामिका घबराकर चीख पड़ी, आरव, मैं डूब जाऊंगी। आरव ने उसे बाहों में थाम लिया। लहरें उन्हें इधर उधर फेंक रही थीं, लेकिन किसी तरह दोनों एक लकड़ी के तख्ते को पकड़कर बहने लगे। कई घंटे बीत गए। उन्हें होश तक नहीं रहा कि कहां जा रहे हैं। सूरज की पहली किरण जब आंखों पर पड़ी तो देखा कि वे किसी अजनबी किनारे पर हैं। दोनों ने थके हुए कदमों से चारों ओर देखा। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे नारियल के पेड़ और सुनसान तट। इंसानों का कोई नाम निशान नहीं। अनामिका कांपती आवाज में बोली, ये कहां आ गए हम? यहां तो कोई नहीं है। आरव ने गहरी सांस ली। लगता है कोई निर्जन टापू है। हमें जिंदा रहने का रास्ता खोजना होगा। दोनों भूखे, प्यासे और थके हुए थे। कपड़े भीग चुके थे, लेकिन जिंदा रहने की चाहत उन्हें हिम्मत दे रही थी। आरव ने पास के झाड़ छंखाड़ से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। कई बार नाकाम हुआ, लेकिन अंततः धुआं और फिर चिंगारी निकल आई। अनामिका की आंखों में चमक आ गई। तुमने कर दिखाया। वहीं पास में नारियल के पेड़ थे। आरव चढ़ा और नारियल तोड़ लाया। दोनों ने प्यास बुझाई और थोड़ा सुकून पाया। शाम होते होते उन्होंने समुद्र तट पर ही टहनियों और पत्तों से एक छोटा सा आश्रय बना लिया। रात घिर आई थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं। दोनों आग के पास बैठे थे। कपड़े अब भी आधे गीले थे। अनामिका कांप रही थी। आरव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अब डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं। अनामिका उसके सीने से लिपट गई। अगर हम यहां से कभी वापस न जा पाए तो? आरव ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। तो ये टापू ही हमारी दुनिया होगा और तुम मेरी रानी। दोनों की आंखें मिल गईं। अगला पल जैसे ठहर गया। आरव ने झुककर उसके होंठों को छू लिया। अनामिका की सांसें तेज हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा और रात की नमी ने माहौल को और भी गहरा बना दिया। धीरे धीरे उनके होंठ लंबे चुंबन में बदल गए। अनामिका ने खुद को उसकी बाहों में समेट लिया। भीगे कपड़ों की खुशबू, आग की गर्माहट और उनके जिस्म की धड़कनें दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आईं। सुबह सूरज की किरणें नारियल के पत्तों के बीच से छनकर आ रही थीं। समुद्र का पानी नीला और साफ था, मगर पीने लायक नहीं। अनामिका धीरे धीरे आंखें खोलती हैं। उसके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पर थकान साफ झलक रही है। आरव उसके पास बैठा था, उसकी नींद पर पहरा दे रहा था। जाग गई मेरी रानी? उसने मुस्कुराकर पूछा। अनामिका ने उसकी ओर देखा। होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम्हें नींद नहीं आई? तुम्हारी हिफाजत करनी थी। अगर कोई जंगली जानवर आ जाता तो? अनामिका का दिल पिघल गया। उसने आरव का हाथ थाम लिया। इस वीरान जगह पर उसका सहारा सिर्फ यही एक इंसान था। भूख उन्हें बार बार याद दिला रही थी कि जिंदा रहना है तो कुछ और तलाशना होगा। आरव ने अनामिका से कहा, चलो जंगल की तरफ चलते हैं, शायद फल या कुछ और मिल जाए। दोनों पत्तों से बने छोटे से थैले में नारियल का पानी लेकर जंगल में घुसे।
जंगल घना था, ऊंचे पेड़, बेलें और पक्षियों की आवाजें। बीच बीच में अजीब सी सरसराहट सुनाई देती जो अनामिका को डरा देती। डरो मत, मैं हूं। आरव उसका हाथ कसकर पकड़ता। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें पेपई, पपीता और केले के पेड़ दिखे। उन्होंने फल तोड़े और वहीं बैठकर खा लिए। भूख से राहत मिली, मगर प्यास अब भी सताती रही। जंगल में चलते चलते उन्हें एक छोटी सी नदी मिली। पानी साफ था। दोनों ने जमकर पानी पिया और चेहरा धोया। अनामिका हंसते हुए बोली, देखो, यह जगह कितनी सुंदर है। अगर हालात अलग होते तो यहां घूमना अच्छा लगता। आरव ने उसकी आंखों में देखा। हालात अगर अलग होते तो शायद मुझे तुमसे इतना प्यार महसूस न होता। यहां हम दोनों अकेले हैं और मुझे लगता है कि यह टापू हमारी मोहब्बत को और गहरा बना देगा। अनामिका का चेहरा लाल हो गया। दोपहर बाद अचानक काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों भागकर पास की गुफा में घुस गए। बारिश की बूंदें कपड़ों को भिगो चुकी थीं। अनामिका कांप रही थी। आरव ने आग जलाने की कोशिश की। सूखी लकड़ी और पत्तों से चिंगारी निकली और धीरे धीरे लौ जल उठी। दोनों आग के पास बैठे। भीगे कपड़े अनामिका के शरीर से चिपक गए थे। उसकी सांसें तेज थीं। आरव की आंखें खुद ब खुद उसकी ओर खिंच गईं। अनामिका ने झेंपते हुए उसकी तरफ देखा। क्या देख रहे हो ऐसे? आरव मुस्कुराया। तुम्हें? और क्या? तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि खुद को रोकना मुश्किल है। अनामिका ने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। आरव ने उसकी ठंडी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उन्हें सहलाने लगा। आरव, उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ? अगर अगर हम यहां से कभी ना जा पाए तो? आरव ने उसकी आंखों में झांका। तो मैं यही जिंदगी बसा लूंगा, बस तुम्हारे साथ। उसने धीरे से अनामिका के होंठों को चूमा। बारिश की आवाज और आग की गर्माहट ने उस पल को और भी खास बना दिया। चुंबन लंबा होता गया। अनामिका की सांसें तेज हो रही थीं। धीरे धीरे उसने खुद को आरव की बाहों में समेट लिया। भीगे कपड़ों के बीच से उनके जिस्म की गर्मी एक दूसरे को छूने लगी। अनामिका का चेहरा उसके सीने में छुप गया और उसकी उंगलियां आरव की पीठ पर कस गईं। उस रात गुफा में सिर्फ आग की लौ और उनकी सांसों की सरगोशियां थीं। अनामिका ने पहली बार खुद को पूरी तरह आरव के हवाले कर दिया। आरव ने भी उसे ऐसे थामा जैसे वह उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। वह पल सिर्फ जिस्म का नहीं था, बल्कि आत्मा का मिलन था। प्यार, प्यास और चाहत सब एक साथ बह निकली। सूरज की किरणें गुफा के मुहाने से भीतर आ रही थीं। अनामिका आरव की बाहों में सोई हुई थी। उसके चेहरे पर सुकून था। आरव ने उसके माथे पर किस किया और मन ही मन सोचा, चाहे कुछ भी हो, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुबह का समय था। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। आरव और अनामिका नदी से पानी भरकर लौट ही रहे थे, अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। अनामिका डरकर आरव से चिपक गई। कुछ कुछ हिला है वहां। आरव ने लकड़ी का डंडा उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी एक जंगली सुअर निकलकर भाग गया। अनामिका ने गहरी सांस ली। भगवान का शुक्र है, आरव ने हंसते हुए कहा। तुम्हें डराने का मन करता है कभी कभी। कितनी प्यारी लगती हो जब डरी हुई होती हो। अनामिका ने उसे हल्की सी चपत मारी और दोनों हंसते हुए वापस तट की ओर बढ़े। उन्होंने तय किया कि अब गुफा छोड़कर समुद्र किनारे ही झोपड़ी बनाएंगे, ताकि किसी जहाज या नाव से बचाव की उम्मीद रहे। दिन भर मेहनत कर उन्होंने बांस और पत्तों से झोपड़ी तैयार कर ली। रात को जब वे उसमें लेटे, समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनामिका ने धीमी आवाज में कहा, सोचो अगर हम यहां बरसों फंस गए तो? सिर्फ तुम और मैं। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी मोहब्बत थी। तो ये टापू हमारी दुनिया होगा। यहां खेत लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे और हमारी मोहब्बत हर कोने में खिलेगी। अनामिका मुस्कुरा दी और उसके सीने पर सिर रखकर आंखें मूंद ली। उनकी रातें अब और भी नजदीकियां लेकर आने लगीं। चांदनी में जब अनामिका जो पैर झोपड़ी से बाहर निकलकर बाल सुखाती तो आरव उसे देखते रह जाते। वह उसकी कमर में बांह डालकर कहता, तुम्हें देखकर लगता है यह टापू हमें इसलिए मिला है ताकि मैं तुम्हें हर दिन ऐसे देख सकूं। अनामिका शर्मा जाती, मगर फिर वही शर्म उसका चेहरा और हसीन बना देती। एक रात झोपड़ी के भीतर आग की हल्की रोशनी में दोनों एक दूसरे से ऐसे मिले जैसे दो प्यासे समुंदर की गहराइयों में डूब गए हों। उनके होंठ,
उनकी सांसें, उनके जिस्म सब एक दूसरे में घुलने लगे। यह मिलन अब सिर्फ चाहत नहीं था, बल्कि जीने का सहारा बन चुका था। तीसरे हफ्ते अचानक एक शाम आसमान में काले बादल छा गए। तूफानी हवा चलने लगी, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी, झोपड़ी हिलने लगी। अनामिका डर कर चिल्लाई, आरव, यह झोपड़ी टूट जाएगी। आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया। डरना मत, मैं हूं। दोनों पूरी रात एक दूसरे से लिपटे रहे। तूफान ने झोपड़ी उखाड़ दी, लेकिन सुबह जब सूरज निकला, वे दोनों अब भी सुरक्षित थे। उनका प्यार ही उनका सहारा बन चुका था। एक दिन समुद्र किनारे चलते हुए आरव ने दूर क्षितिज पर धुआं उठते देखा। उसने अनामिका से कहा, शायद कोई जहाज है, हमें आग जलानी होगी। दोनों ने जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठी की और बड़ा सा अलाव जलाया। काफी देर बाद सचमुच दूर से एक मछुआरों की नाव उनकी ओर आती दिखाई दी। अनामिका की आंखों में आंसू थे। हम बच जाएंगे आरव, हम घर लौटेंगे। नाव उन्हें अपने साथ ले गई। हफ्तों बाद वे सभ्यता में लौटे, पर लौटकर भी उन्हें महसूस हुआ कि वह निर्जन टापू ही उनकी असली दुनिया थी। घर लौटकर एक शाम अनामिका ने आरव से कहा, तुम्हें याद है वह गुफा, वह बारिश, वह झोपड़ी? आरव मुस्कुराया, कैसे भूल सकता हूं, वहीं तो मैंने तुम्हें पाया था, तुम्हें पूरी तरह अपना बनाया था। अनामिका उसकी बाहों में समा गई। तो वादा करो, चाहे हम जहां भी रहें, तुम मुझे उसी तरह चाहोगे जैसे उस टापू पर चाहा था। आरव ने उसके होंठों पर हल्का चुंबन रखा। वादा है, तुम मेरी आखिरी सांस तक मेरी रहोगी। दोनों के बीच फिर वही गर्माहट आता है, वही मोहब्बत बह निकली। निर्जन टापू का इश्क एक सर्वाइवल की कहानी थी, लेकिन उससे ज्यादा यह दो दिलों की मोहब्बत की दास्तान थी। जहां भूख, प्यास, डर और अकेलापन था, वहीं सबसे बड़ा सहारा था उनका प्यार। और इस प्यार ने उन्हें सिर्फ जिंदा ही नहीं रखा, बल्कि एक दूसरे का पुनर्वास का एक दिन दिया।